Welcome, participants. Welcome to our next lecture of our course Investing in Stock Market. Participants, हम इस लेक्चर में बात करने वाले हैं सिक्योरिटीज एनालिसिस के बारे में। यानी हम जानेंगे कि जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो किस तरह हम एक कंपनी का सिलेक्शन करें, राइट, इन्वेस्टमेंट के लिए। तो इसके लिए हम इस लेक्चर में फंडामेंटल एनालिसिस को डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली सिक्योरिटीज एनालिसिस के लिए दो तरह के इंपॉर्टेंट टूल्स अवेलेबल हैं। एक को हम फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं और दूसरा टेक्निकल एनालिसिस के नाम से जाना जाता है। तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे इकोनॉमी और इंडस्ट्री एनालिसिस की, जो कि फंडामेंटल एनालिसिस का पार्ट है। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस फंडामेंटल एनालिसिस। पार्टिसिपेंट्स, जब भी हम किसी भी कंपनी के स्टॉक को खरीदते हैं तो सबसे पहले हमें उसका बैकग्राउंड चेक करना चाहिए। और ये जो प्रोसेस है बैकग्राउंड चेक करने का, ये जो प्रोसेस है फंडामेंटल्स चेक करने का, इसी को हम फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं। सो इट इज अ टेक्निक दैट अटेम्प्ट्स टू डिटरमाइन अ सिक्योरिटीज वैल्यू और अ स्टॉक्स वैल्यू by focusing on underlying factors that affects company's actual business and its future prospects. So basically हम फंडामेंटल एनालिसिस में एक कंपनी से रिलेटेड उन सभी फैक्टर्स को एनालाइज करते हैं जो कंपनी के बिजनेस को अफेक्ट करेंगे और कंपनी की वैल्यू फ्यूचर में अफेक्ट करेंगे, चेंज करेंगे, राइट। तो उन सभी फैक्टर्स के डिटेल्ड एनालिसिस को फंडामेंटल एनालिसिस कहा जाता है। Now let's understand what is the major objective of this fundamental analysis. Participants, fundamental analysis, it is an approach to predict correct price of a security. तो जब भी हम किसी शेयर को खरीदते हैं, किसी स्टॉक को खरीदते हैं, तो उसकी करेक्ट प्राइस क्या है ये जानना बहुत ही जरूरी है। और इसी से हमें पता लगता है कि वो पर्टिकुलर फाइनेंशियल प्रोडक्ट ओवर प्राइस है या अंडर प्राइस है। अगर किसी सिक्योरिटी का बुक वैल्यू, रियल वैल्यू मार्केट वैल्यू से कम है तो ऐसी सिक्योरिटीज को हम ओवर प्राइस सिक्योरिटीज कहते हैं। और अगर किसी का बुक वैल्यू मार्केट की वैल्यू से ज्यादा है, यानी मार्केट में सस्ता मिल रहा है, तो अभी हम उसे अंडर प्राइज्ड सिक्योरिटी कहते हैं। अंडर प्राइज सिक्योरिटीज को, स्टॉक्स को खरीदना चाहिए, इन्वेस्टमेंट किया जाना चाहिए, और ओवर प्राइज स्टॉक्स को बेसिकली सेल किया जाना चाहिए फॉर द लॉन्ग टर्म। Other than this, participants, another objective of fundamental analysis is to predict the intrinsic value. And what is this intrinsic value? Intrinsic value is basically present value of all future outcomes related to a financial security. जैसे कि शेयर को जब हम खरीदते हैं तो उससे हमें डिविडेंड मिलता है, उससे कैपिटल गेन होता है। तो इन कैपिटल गेन और डिविडेंड के प्रेजेंट वैल्यू को हम इंट्रिंसिक वैल्यू कहते हैं, राइट। और इंट्रिंसिक वैल्यू को डिटरमाइन किया जाता है वेरियस फैक्टर से, विच आर क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव फैक्टर्स रिलेटेड टू अ कंपनी। Now let's understand what are these qualitative and quantitative factors which are useful for fundamental analysis. Participants, हर वो चीज जो क्वांटिटी में मीजरेबल है, जिसको नापा जा सकता है, उसे हम क्वांटिटेटिव वेरिएबल कहते हैं। जैसे कि किसी भी कंपनी की सेल्स की परफॉर्मेंस, प्रॉफिटेबिलिटी का स्टेटस, उसका टर्नओवर, राइट, इन सभी को हम नंबर्स में क्वांटिफाई कर सकते हैं। तो ये क्वांटिटेटिव फैक्टर्स कहलाते हैं। और क्वालिटेटिव फैक्टर्स वो चीजें हैं जो क्वालिटी हैं, राइट, जैसे कि स्टैंडर्ड्स जो कंपनी फॉलो करती है, द नेचर ऑफ द मैनेजमेंट, राइट, एक्सपीरियंस ऑफ द मैनेजमेंट, ऑल दीज आर क्वालिटेटिव फैक्टर्स। तो अगर हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव फैक्टर्स को डिटेल में समझें तो आप समझिए कि वो सभी चीजें जिनको न्यूमेरिकली मेजर नहीं किया जा सकता। जैसे किसी कंपनी का बिजनेस मॉडल कैसा है, राइट, तो ये एक क्वालिटेटिव फैक्टर है। किसी कंपनी को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या मिल रहे हैं, या एक इंडस्ट्री में उसकी क्या स्टेटस है, एक इंडस्ट्री में उसका क्या रैंकिंग है और क्या यूएसपी है, दिस इज क्वालिटेटिव इन नेचर। The management exposure, the management team is also a qualitative variable. The corporate governance followed by a company, right, that is also a qualitative factor. So these are important for fundamental analysis. इसके अदर हैंड पे दूसरा जो है वो है क्वांटिटेटिव वेरिएबल, जिसमें बैलेंस शीट,
से रिलेटेड सभी फैक्टर्स इंक्लूडेड हैं, इनकम स्टेटमेंट से रिलेटेड फैक्टर्स इंक्लूडेड हैं, और कैश इनफ्लो और आउटफ्लो जो कि कैश फ्लो स्टेटमेंट से पता लगता है वो इंक्लूड किया जाता है, राइट। तो वो सभी फैक्टर्स जिनको न्यूमेरिकली मेजर किया जाए क्वांटिटेटिव फैक्टर्स होंगे, और जिनको हम नहीं मेजर कर सकते, राइट, जो क्वालिटीज हैं उनको क्वालिटेटिव फैक्टर्स कहेंगे। ये जो फंडामेंटल एनालिसिस है फ्रेंड्स, ये बेसिकली ईआईसी फ्रेमवर्क पे चलता है, और ईआईसी फ्रेमवर्क का मतलब है इकोनॉमी एनालिसिस, इंडस्ट्री एनालिसिस एंड कंपनी एनालिसिस। तो जब भी किसी कंपनी को एनालाइज करना होगा तो पहले हमें उसकी इंडस्ट्री और उसकी इकोनॉमी को एनालाइज किया जाना चाहिए। यानी मान लीजिए कि मुझे रिलायंस कंपनी का एनालिसिस करना है, तो मुझे पता लगाना चाहिए कि रिलायंस किस इकोनॉमी में वर्क कर रहा है, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी का क्या स्टेटस है, इंडियन इकोनॉमी के उतार चढ़ाव का इंपैक्ट कंपनी की परफॉर्मेंस पर भी आता है। और फिर हमें यह जानना चाहिए कि रिलायंस का जो कंपनी है वो किस इंडस्ट्री से रिलेटेड है, राइट, और उस इंडस्ट्री का अभी मार्केट ट्रेंड क्या चल रहा है, उस इंडस्ट्री का इंडस्ट्री साइकिल क्या चल रहा है, इसका भी इंपैक्ट कंपनी पर आता है। सो ईआईसी मॉडल इज बेसिकली अ टॉप टू डाउन अप्रोच, यानी अगर हम पहले इकोनॉमी को एनालाइज करें, फिर इंडस्ट्री को, और उसके बाद एक कंपनी आइडेंटिफाई करें, तो इसे हम टॉप टू डाउन डाउन अप्रोच कहेंगे। ऑन द अदर हैंड, इसी एनालिसिस को रिवर्स मोड में भी किया जा सकता है, यानी हम पहले कंपनी सेलेक्ट करें, उससे रिलेटेड इंडस्ट्री को एनालाइज करें, और उससे रिलेटेड इकोनॉमी को एनालाइज करें, राइट। तो इसे बॉटम अप अप्रोच कहा जाता है। तो बेसिकली फंडामेंटल एनालिसिस का ये जो ईआईसी फ्रेमवर्क है, ये कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में हमें आइडिया देता है, कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में हमें आइडिया देता है, और कंपनी की वैल्यूएशन का आइडिया हमको प्रोवाइड करता है, और इसके बेसिस पे हम किसी भी स्टॉक की फ्यूचर प्राइस प्रिडिक्ट करते हैं। नाउ पार्टिसिपेंट्स, लेट्स स्टडी दीज थिंग्स वन बाय वन। तो सबसे पहले हम इकोनॉमिक एनालिसिस की बात करने वाले हैं। सो इकोनॉमिक एनालिसिस यानी एनालिसिस ऑफ अ इकोनॉमी। तो समझिए कि एक इकोनॉमी के कौन से फैक्टर्स हैं जो इकोनॉमी की एक्चुअल पोजीशन को इंडिकेट करते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ अ कंट्री, फिस्कल पॉलिसी ऑफ अ कंट्री, जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ अ कंट्री, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट पोजीशन, एफडीआई, ऑल दीज आर सम मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर। यानी अगर किसी कंपनी में अच्छा एफडीआई होगा, किसी कंट्री में अच्छा एफडीआई होगा, तो ये एक इंडिकेशन है कि वहां की इकोनॉमी प्रॉस्पर करेगी, ग्रो करेगी, तो डेफिनेटली वहां की कंपनियां भी अच्छा परफॉर्म करेंगी, वहां पर अच्छा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होगा। सिमिलरली इफ जीडीपी ग्रोथ रेट इज हाई, तो डेफिनेटली वी कैन प्रिडिक्ट कि उस कंट्री में काम करने वाली सारी कंपनियां अच्छा कंट्रीब्यूट कर रही हैं, राइट। इफ इन्फ्लेशन इज लो, दिस इज ऑल्सो फेवरेबल, बट इफ इन्फ्लेशन इज हाई, दिस इज नॉट फेवरेबल। Unemployment status, if there is low unemployment, it is a favorable condition. If there is high unemployment, this is not favorable. इसी तरह मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी भी हमें ये आइडिया देती है कि कंपनी जो कंट्री है वो कितनी लिबरल है, राइट। कंट्री में लिक्विडिटी का क्या पोजीशन है, कंट्री में इंटरेस्ट रेट्स की क्या पोजीशन है, इसका आइडिया हमें इन पॉलिसीज से लगता है। Other than these, fundamental analysis also provides idea about global market or the global position, right? तो यहाँ पर हम एक इकोनॉमी को एनालाइज करते वक्त उस इकोनॉमी का अदर इकोनॉमीज के साथ कैसा लिंकेज है, इसको भी एनालाइज करते हैं, ग्लोबल प्रोडक्शन को भी एनालाइज करते हैं, ग्लोबल सप्लाई एंड डिमांड को एनालाइज करते हैं, ग्लोबल मनी सप्लाई क्या है, गोल्ड की वैल्यूज क्या चल रही हैं, राइट, करेंसी रेट्स क्या है, करंट करेंसी एक्सचेंज कितना चल रहा है, कंट्री की करेंसी दूसरी कंट्रीज के कंपैरिजन में ओवर प्राइस्ड है या अंडर प्राइस है, ये भी हम चेक करते हैं, राइट। सो फंडामेंटल एनालिसिस डील्स विद ऑल मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स विच अफेक्ट्स इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ अ कंट्री, राइट। तो हम यहाँ पे इनको एनालाइज करते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इन दीज फैक्टर्स, टू वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स वर मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी। आइए समझेंगे इन दोनों में क्या फर्क है। फिस्कल पॉलिसी एक गवर्नमेंट का वो पॉलिसी है, एक इकोनॉमी का वो पॉलिसी है जो गवर्नमेंट की रेवेन्यू कलेक्शंस का आइडिया देता है, यानी जो हमें बताता है कि गवर्नमेंट कितना इनकम कर रही है और गवर्नमेंट के क्या खर्चे हैं, पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या है। तो अगर पब्लिक एक्सपेंडिचर हाई है तो ये एक अच्छा साइन है, राइट। पब्लिक एक्सपेंडिचर में भी स्पेशली कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, तो हमें देखना चाहिए कि कंट्री के बजट में, जो यूनियन बजट आता है, उस बजट में गवर्नमेंट के कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है और गवर्नमेंट की टैक्सेशन पॉलिसीज क्या है, गवर्नमेंट की रेवेन्यू का ट्रेंड क्या है टैक्स का।
तो अगर ये ट्रेंड अपवर्ड डायरेक्शन में है तो ये एक पॉजिटिव साइन है वहां के इन्वेस्टमेंट मार्केट को प्रिडिक्ट करने के लिए। इसी तरह मॉनेटरी पॉलिसी हमें ये बताता है कि कंट्री में फाइनेंस कितना इजीली अवेलेबल है, राइट, इंटरेस्ट रेट्स हाई है या लो है, राइट, मनी का सप्लाई कितना स्मूथली हो रहा है, और साथ ही साथ रिजर्व्स का क्या पोजीशन है, और बैंकिंग सिस्टम कितना सॉलिड है, ये आइडिया देता है। बिकॉज बैंकिंग सिस्टम से ही इन्वेस्टमेंट रिलेटेड है, कनेक्टेड है। तो बैंकिंग सिस्टम का अच्छा होना इन्वेस्टमेंट मार्केट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाउ दिस इज अ समरी ऑफ इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमी, जो हमें बता रहे हैं कि अगर जीडीपी हाई ग्रोथ रेट के साथ ग्रो कर रही है तो ये फेवरेबल है, बट अगर ये लो ग्रोथ रेट के साथ ग्रो कर रही है तो ये अनफेवरेबल है। यूजुअली उन कंट्रीज को सेलेक्ट किया जाना चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए जहां हाई ग्रोथ रेट है। इंडिया इज वन ऑफ देम। डोमेस्टिक सेविंग, अगर डोमेस्टिक सेविंग हाई है तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वहां के लोग ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, और डेफिनेटली जब ज्यादा बायर्स अवेलेबल होंगे तो स्टॉक्स की प्राइस इंक्रीज होगी आने वाले टाइम में। अगर सेविंग्स का रेट लो है तो ये एक अनफेवरेबल कंडीशन है। सिमिलरली इंटरेस्ट रेट्स, कंट्री में इंटरेस्ट रेट जितनी लो होंगी उतना ही इजिली लोगों को लोन मिलेगा, उतना ही इजिली फंड्स अवेलेबल होंगे, सो इट इज अ फेवरेबल कंडीशन। वेयर एज हाई इंटरेस्ट रेट इट इज नॉट फेवरेबल। इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें तो लो इन्फ्लेशन फायदेमंद होता है इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जितना हाई होगा कंट्री उतना ही सेल्फ डिपेंडेंट होगी, राइट, यानी अच्छा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होने पर इंपोर्ट कम किया जाएगा, और जब इंपोर्ट कम किया जाएगा तो फॉरेन करेंसी के अंदर पेमेंट कम होगा और हमारी करेंसी स्ट्रांग होगी। सो थिंग्स आर कनेक्टेड, राइट। बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ ट्रेड अगर कंट्री का पॉजिटिव है तो ये फेवरेबल कंडीशन है। ये तभी पॉजिटिव होता है जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज्यादा हो, और जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज्यादा होगा तो हम बेसिकली फॉरेन कंट्रीज से इनकम अर्न करेंगे, और जो कि फायदेमंद होता है। इसी तरह बैलेंस ऑफ पेमेंट भी अगर पॉजिटिव है तो ये एक फेवरेबल कंडीशन है इकोनॉमी की। टैक्स रेट्स, अगर कंट्री में टैक्स रेट लो है और धीमी रफ्तार से बढ़ रही हैं, लो ग्रोथ रेट है अगर टैक्स में, तो इट इज अ गुड साइन, राइट। इससे पब्लिक के पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा अवेलेबल रहेगा, हम ऐसा मान के चलते हैं। फॉरेन एक्सचेंज अगर हाई है, राइट, तो डेफिनेटली ये फेवरेबल है। डेफिसिट जितना कम होगा, फिस्कल डेफिसिट जितना कम होगा उतना ही फायदेमंद होगा। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कंट्री लाइक इंडिया विच इज एक्चुअली डिपेंडिंग ऑन एग्रीकल्चर, तो यहाँ पर अगर हाई एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन होगा तो स्टॉक मार्केट भी अच्छा परफॉर्म करेगा, स्पेशली इन मानसून सीजन। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, इफ अ कंट्री इज हैविंग गुड इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक हाईवेज, द एयर कनेक्टिविटी, राइट, तो वहां पर ज्यादा कंट्रीज, ज्यादा कंपनियां आएंगी फॉरेन से प्रोडक्शन करने के लिए, तो ये एक अच्छा साइन है इकोनॉमी का। So basically, we have seen that the fundamental analysis, it is a method to determine intrinsic value of a company's securities, right? जिससे हमें आइडिया लगता है कि फ्यूचर में कितना इनकम होने की उम्मीद है, और ये मैक्रो एंड माइक्रो दोनों ही तरह के फैक्टर्स को एनालाइज करके किया जाता है। इनकी मदद से हम इंट्रिंसिक वैल्यू बेसिकली प्रिडिक्ट करते हैं, और उसके बाद स्टॉक का सिलेक्शन किया जाता है। अगर स्टॉक अंडर प्राइस्ड है तो उसे खरीदा जाना चाहिए, और स्टॉक अगर ओवर प्राइस्ड है तो उसे सेल किया जाना चाहिए, यानी फर्दर बाइंग हम डिले कर सकते हैं, थोड़ा रोक सकते हैं। नाउ पार्टिसिपेंट्स, आफ्टर दिस इकोनॉमी एनालिसिस, वी शुड अंडरस्टैंड दी इंडस्ट्री एनालिसिस एज वेल। जैसा कि हमने भी जाना कि इंडस्ट्री इकोनॉमी का एक सब पार्ट है, एक इंपॉर्टेंट सब ग्रुप है। तो आफ्टर फाइनलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज वी शुड लुक एट दी कंपनी। ओके, तो जैसे ही इकोनॉमी हम डिसाइड कर लें कि किस इकोनॉमी में इन्वेस्ट करना है, उसके बाद हमें इंडस्ट्री सेलेक्ट करनी चाहिए, और उसके बाद फिर हमें कंपनी सेलेक्ट करनी चाहिए। आइए जाने कि इंडस्ट्री का सिलेक्शन, इंडस्ट्री का एनालिसिस किन फैक्टर्स के बेसिस पे होता है, और कौन से इंडिकेटर्स हैं जो हमें एक बेटर इंडस्ट्री सेलेक्ट करने में हमारी मदद करते हैं। पार्टिसिपेंट्स, पहले हम ये समझते हैं कि एक इंडस्ट्री है क्या। इंडस्ट्री इज अ सबसेट ऑफ होमोजीनियस कंपनीज,
यानी जब एक जैसे प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियां आपस में मिल जाती हैं, एक ग्रुप बना लेती हैं, तो उस ग्रुप को ही हम इंडस्ट्री कहते हैं। जैसे खूब सारी बैंक्स मिलकर के बैंकिंग इंडस्ट्री क्रिएट करती हैं, खूब सारी आईटी से रिलेटेड कंपनियां मिलकर के आईटी इंडस्ट्री क्रिएट करती हैं, फार्मा की कंपनियां मिलकर के फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री क्रिएट करती है। तो हर वक्त हर इंडस्ट्री का परफॉर्मेंस एक जैसा नहीं रहता है। इंडस्ट्रीज की पोजीशन ईयर ऑन ईयर, मंथ ऑन मंथ, सीजन टू सीजन चेंज होती रहती है, राइट। तो अगर हम आज की डेट में बात करें तो इंडिया में रिन्यूएबल एनर्जी अपनी ग्रोइंग स्टेज में है, रियल एस्टेट अपनी ग्रोइंग स्टेज में है, आईटी अपनी ग्रोइंग स्टेज में है, और हेल्थ इंश्योरेंस ग्रोइंग स्टेज में है, राइट। ये इंडस्ट्रियां अच्छा परफॉर्म कर रही हैं इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, राइट। और हम ये कैसे पता लगाएं कि ये इंडस्ट्रीज अच्छा परफॉर्म कर रही हैं? इसके लिए हमें फोकस करना चाहिए बेसिकली इन फैक्टर्स पे जो कि इंडस्ट्री से रिलेटेड है। पार्टिसिपेंट्स, बेसिकली while analyzing a industry we should look at the competition in the industry, right। और कंपटीशन का मतलब है कि वहां पर कितने प्लेयर्स अवेलेबल हैं, कितनी कंपनीज अवेलेबल है। जितना हाई कंपटीशन होगा उसका एडवांटेज कस्टमर को होगा, राइट। तो हमें ये जानना जानना चाहिए कि बेसिकली कंपटीशन का लेवल क्या है, और एक बेसिकली इंडस्ट्री को दूसरी इंडस्ट्री के कंपैरिजन में क्या एडवांटेज मिल रहा है, राइट। so these are some key factors which are related to industry analysis. So the first is past sales and earning performance. Okay, second is the historical financial performance of industry. Okay, हमें देखना चाहिए कि गवर्नमेंट का एटीट्यूड क्या है टुवर्ड्स दैट इंडस्ट्री। हमें जानना चाहिए कि लेबर कंडीशंस क्या है। अगर लेबर इजीली अवेलेबल है तो डेफिनेटली इंडस्ट्री का पोजीशन अच्छा होगा। एग्जिस्टेंस ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, होमोजीनियस प्रोडक्ट है या प्रोडक्ट्स में डिफरेंशिएशन किया जा सकता है, राइट। एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज कितना है, राइट। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा इसमें इंडस्ट्री में मिल रहा है क्या। इज इट रिलेटेड टू लाइफस्टाइल ऑफ इंडिविजुअल्स, राइट, और द रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री। डेमोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, डिमांड कैसी है, टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंसी कितनी है, राइट, और पॉलिटिकल रेगुलेशंस किस तरह के हैं, राइट। सो ये सभी चीजें हमें एक इंडस्ट्री की पोजीशन एनालाइज करने में हेल्प करती है। अदर देन दिस, पोर्टर्स 5 फोर्स मॉडल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू एनालाइज अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री, जिसके थ्रू हम ये जान सकते हैं कि एक इंडस्ट्री में सप्लायर्स क्या बार्गेन की पोजीशन में है या कस्टमर्स बार्गेन की पोजीशन में है, राइट। हम ये जान सकते हैं कि एक नया प्लेयर आने में क्या थ्रेट है, यानी एक नई कंपनी अगर वहां खुलती है तो कितना इजीली वो ओपन हो सकती है या कितना डिफिकल्ट होगा ओपन होने में एक नया कंपनी को उस इंडस्ट्री में। सो पोर्टर्स 5 फोर्स मॉडल, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल विच आइडेंटिफाई एनालाइज कॉम्पिटिटिव फोर्स, राइट, that shapes every industry and helps to determine the weakness and strength of a industry. Other than this, another analysis which is important is known as PASTE analysis. PASTE is basically a combination of political factors, economic factors, social factors and technological factors. तो जब भी हम इन सभी फैक्टर्स को एनालाइज करेंगे तो हमें आइडिया लगेगा कि एक इंडस्ट्री का क्या स्ट्रेंथ है, क्या पोजीशन है। आप देख सकते हैं यहाँ इस स्लाइड में ईयर ऑन ईयर टॉप इंडस्ट्रीज को लिस्ट डाउन किया गया है, और आप देखिए इंडस्ट्रीज का पोजीशन ईयर ऑन ईयर चेंज हो रहा है। यानी 2010 में प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का अच्छा परफॉर्मेंस चल रहा था, जो कि 12 और 14 में भी कंटिन्यू रहा, बट उसके बाद इट इज नॉट ऑन प्रायोरिटी, इट इज नॉट ऑन टॉप, राइट। सो एवरी ईयर यू विल फाइंड अ डिफरेंट position of industry, right, if you will analyze these industry with the help of Porter's 5 force model and PASTE analysis. Now other than this, SWOT analysis is also a very important tool to analyze the industry. और SWOT में यहाँ S का मतलब है analysis of strength of industry, W is stand for analysis of weaknesses of industry, O is basically analysis of opportunities to industry, and T stand for threat in the industry. तो किसी भी इंडस्ट्री को सिलेक्ट करने से पहले हमें उसका एक डिटेल्ड SWOT एनालिसिस करना चाहिए। हमें जानना चाहिए कि उस इंडस्ट्री की क्या स्ट्रेंथ है, उस इंडस्ट्री की क्या वीकनेस है, क्या अपॉर्चुनिटीज फ्यूचर में अवेलेबल होंगी, और क्या थ्रेट्स, पॉसिबल थ्रेट्स हो सकते हैं
इससे हमें उस इंडस्ट्री का आइडिया लगेगा। सो लेट्स समराइज द एंटायर डिस्कशन। पार्टिसिपेंट्स, हमने जाना कि फंडामेंटल एनालिसिस बेसिकली एक टूल है सिक्योरिटी एनालिसिस का, जिसकी मदद से हम फाइनेंशियल पोजीशन एनालाइज कर सकते हैं एक कंपनी की, जिसकी मदद से हम फ्यूचर प्राइस प्रिडिक्ट कर सकते हैं और ये जान सकते हैं कि एक्चुअल वैल्यूएशन क्या है, द करंट वैल्यूएशन क्या है एक पर्टिकुलर कंपनी का। ये टॉप टू डाउन अप्रोच से किया जा सकता है या फिर बॉटम अप अप्रोच से भी किया जा सकता है। तो बेसिकली बॉटम अप अप्रोच स्टैंड फॉर एनालिसिस ऑफ कंपनी, देन एनालिसिस ऑफ इंडस्ट्री, देन एनालिसिस ऑफ इकोनॉमी, और टॉप टू डाउन अप्रोच इसका जस्ट रिवर्स एस्पेक्ट है। ये तीनों ही एनालिसिस क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव फैक्टर्स के बेसिस पे किए जाते हैं, और इसकी मदद से हम इकोनॉमी और इंडस्ट्री को एनालाइज कर सकते हैं। हम ये पता लगा सकते हैं कि फ्यूचर में क्या डिमांड और सप्लाई रहने वाला है एक प्रोडक्ट का जो कि एक इंडस्ट्री से रिलेटेड है, और क्या इंडस्ट्री का परफॉर्मेंस है, राइट, जिसके अकॉर्डिंग उस इंडस्ट्री की कंपनियां परफॉर्म करेंगी। तो अगर एक इंडस्ट्री अच्छा परफॉर्म कर रही है तो इसका मतलब ये होता है कि उस इंडस्ट्री में काम करने वाली कंपनियां भी डेफिनेटली अच्छा परफॉर्म कर रही होंगी, और ये एक अच्छा मार्केट इंडिकेशन होता है। और इससे हम ये एनालाइज कर सकते हैं कि फ्यूचर में उस इंडस्ट्री से रिलेटेड कंपनीज के प्राइस इंक्रीज होंगे यानी कि बढ़ेंगे। थैंक यू।